रिमझिम गिरे सावन पार्ट 1। शायद दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। किसी के भी जीवन को बदल सकता है। निस्वार्थ प्रेम में वो शक्ति होती है कि कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल या दुख हो तो वो उसे भी झेल जाता है। प्रेम के दम पर इंसान किसी भी असंभव कार्य को संभव में परिवर्तित कर सकता है। यही कार्य कर दिखाया था झुंपा ने अपने जतिंदर के लिए। मैं झुंपा से जब मिला तब उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं। उसकी आंखें धंस गई थीं और उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन तब भी उस उम्र में उसके चेहरे पर गजब का आकर्षण और मासूमियत थी। उसके सभी दांत अब भी सही सलामत थे। वो हंसती थी तो उसके दांत मोतियों जैसे लगते थे। आज अचानक बारिश देखकर मुझे झुंपा की याद आ गई, तो सोचा आज झुंपा की कहानी आप सबसे कह ही देता हूं। तो बात उस समय की है जब मैं, मोहन और मेरा दोस्त सुधीर एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए। वहां के डाक बंगले में हमने शरण ली। डाक बंगले में केवल 2 ही लोग थे, एक बिहारी चौकीदार और दूसरी उसकी मेहरारू। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। लड़की के घर वाले दोनों के खून के प्यासे हो गए तो दोनों वहां से भागकर इस पहाड़ी क्षेत्र में आ बसे। डाक बंगला सुनसान और गांव से काफी दूर था, इसलिए वहां चौकीदारी करने के लिए कोई भी राज्य ना होता था। अब सीताराम की तो मजबूरी थी, उसे अपने लिए और अपनी मेहरारू के लिए सिर छुपाने की जगह जो चाहिए थी, इसलिए उसने इस काम के लिए हां कर दी। क्योंकि वहां यदा कदा इक्का दुक्का ही मेहमान आते थे, इसलिए दोनों के लिए वहां कोई ज्यादा काम ना था। दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही समय था। जब कोई मेहमान आ जाता तो सीताराम की मेहरारू छगिनिया रसोई संभाल लेती, और सीताराम मेहमानों को, छगिनिया के एक हाथ में 6 उंगली थी इसलिए उसका नाम छगिनिया था। सीताराम डाक बंगले का माली, नौकर, सफाई कर्मी सब कुछ था। मैं और सुधीर सुबह नाश्ता खाकर निकलते। छगिनिया नाश्ते में कभी तो तरी वाली आलू की सब्जी और पूरी बना देती, तो कभी आलू के पराठे। आलू इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो लोग क्योंकि उन्होंने डाक बंगले के लॉन में बो रखे थे। वैसे वहां उन्होंने टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, मेथी, पालक भी बो रखी थी। इस तरह हमने उस पहाड़ी इलाके की सभी जगह घूम ली थी। 2 दिन छुट्टी अभी बाकी थी और हम डाक बंगले में बोर होने लगे। तभी हमें किसी ने बताया था कि अगर वहां जा रहे हो तो वहां का सूर्यास्त जरूर देखकर आना। बहुत ही खूबसूरत होता है वो नजारा। पहाड़ का सूर्यास्त को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इसके बारे में हमने सीताराम से पूछा तो उसने कहा, हां साहब, बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं छगिनिया को लेकर वहां 2 बार जा चुका हूं। ठीक है तो सुधीर, आज ही हम वहां चलते हैं, मैंने सुधीर से कहा। हां मोहन, देर किस बात की? वैसे भी यहां बोरियत हो रही है, सुधीर ने मुझसे कहा। और दोपहर का खाना खाकर हम चल पड़े पहाड़ की ओर। सीताराम ने हमसे कह दिया था, साहब सावधान रहिएगा, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। वहां से लौटते समय ठंड बढ़ जाएगी, बारिश भी हो सकती है क्योंकि वहां बहुत ही घना जंगल है, इसलिए अपने कोट और ओवरकोट भी साथ में ले लीजिए। वहां आपको पानी की दिक्कत नहीं मिलेगी। जगह जगह पर आपको बहते हुए छोटे छोटे झरने मिल जाएंगे। हम चल पड़े ऊंचे पहाड़ पर सूर्यास्त देखने। हम 3-4 घंटों में लोगों से पूछते पूछते आखिर उस पहाड़ पर जा ही पहुंचे। बस सूरज डूबने ही वाला था। सूरज की किरणों की लालिमा ने पूरे आसमान को घेर लिया था। साथ साथ पंछी भी गुजर जाते तो ऐसा लगता था कि जैसे को पेंटिंग हो। बड़ा ही मनमोहन दृश्य था। मैं तो बस खो ही गया उस खूबसूरती में। हम थोड़ी देर वहां बैठे, फिर वापस आने का सोचा क्योंकि अंधेरा होने को था। हम वहां से नीचे की ओर चल पड़े, लेकिन आते वक्त हमें कोई भी ना दिखा जिससे रास्ता पूछ लेते, और हम रास्ता भटक गए। हम चलते चले जा रहे थे। गनीमत यह थी कि आते समय सीताराम ने हमारे हाथ में टार्च थमा दी थी। बोला अगर अंधेरा हो जाए तो इसके लिए टार्च जलाकर रास्ता ढूंढते जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाथ घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अचानक बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ने सोचा, लो कोर कोर में खाज। एक मुहावरा है, मुसीबत के ऊपर मुसीबत। बारिश हल्की थी लेकिन ठंड तो लग ही रही थी। एक भी बूंद सिर पर पड़ती तो झुरझुरी सी उठ जाती सारे बदन में। अब क्या करें, कुछ नहीं सूझ रहा था। वहां कोई भी मकान, कोई भी घर नहीं दिख रहा था कि जहां जाकर आसरा लिया जा सके, और हम दोनों बस चलते जा रहे थे। अब तो यह भी डर लग रहा कि अगर कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो अब मरे तब मरे। ऐसी कश्मकश थी जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था। हम बस चलते चलते जा रहे थे, लेकिन कहां वो नहीं पता था। तभी हमारे मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत दूर हमें एक रोशनी सी दिखाई दी। लगा कि शायद वहां पहुंचकर कोई बात बन जाए।
सिर छिपाने को रात भर के लिए जगह मिल जाए। भूख भी लगी थी, लेकिन पहले सिर तो छुपाने की जगह मिले। भूखा तो रात भर रहा जा सकता है। हमने ये सोचा और हम उस रोशनी वाली दिशा की ओर बढ़ चले। लगभग आधा किलोमीटर चलकर हम उस जगह पहुंचे तो देखते ही कि कोई खेत है और चारों ओर से पतली पतली डंडियों से घिरा हुआ है, और वहीं पर एक छप्पर के नीचे दो कुत्ते बैठे सो रहे हैं, और बगल के छप्पर में एक गाय और उसका बछड़ा बंधा है। कुछ मुर्गियां भी टोकरों के नीचे आवाज कर रही हैं। ये हमने टार्च जलाकर देखा, और उसी खेत में ही एक पत्थरों का बना छोटा सा मकान था, जहां की खिड़की से वो रोशनी आ रही थी। खेतों के बीच में एक पतली सी पगडंडी थी मकान तक जाने के लिए। बारिश की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी और अब हम ठंड को सह नहीं पा रहे थे, बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी हमने पगडंडी के भीतर मकान तक जाने के लिए जैसे ही पैर रखा था तो कुत्ते हमारी आहट पाकर जाग उठे और बुरी तरह लगातार भौंकने लगे। हम दोनों बुरी तरह से डर गए। तभी चू चू करके मकान का किवाड़ खुलने की आवाज आई। वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। वो कुत्तों से बोली, हीरा मोती चुप हो जाओ, जरा देखने तो दो कि कौन आया है। हो सकता है कि कोई भूला भटका मुसाफिर हो, उसे मदद की जरूरत हो। वैसे भी इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कौन बेचारा बारिश में रास्ता भटक गया हो। हमने उनकी बात सुन ली थी और मैं चिल्लाकर बोला, जी हम हैं, रास्ता भटक गए हैं। फिर वो बूढ़ी औरत हम दोनों से बोली, वहां क्यों भीग रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। उनकी बात सुनकर हम दोनों फौरन ही उनके मकान की ओर भागे। भीतर पहुंचे तो थोड़ी राहत मिली। फिर वे बोली, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल भीग गए हो, अपने अपने ओवरकोट उतार दो, मैं पीछे बरामदे में डाल देती हूं। तुम लोग जब तक कंबल लपेट लो और इस आग के पास बैठ जाओ। और हमने ऐसा ही किया। उनके चूल्हे में आग जल रही थी तो हम वहीं खुद को सेंक कर सुखाने लगे। वो ओवरकोट बरामदे में डालकर आई तो उन्होंने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया। जब दूध थोड़ा गर्म हो गया तो हम दोनों को बड़े बड़े पीतल के गिलास में दूध देते हुए बोली, ये गर्म दूध पी लो, ठंड मिट जाएगी। हम दूध पीने लगे। दूध पीकर हमें वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वे बोली, मेरे पास इतना कुछ नहीं है तुम लोगों को खिलाने के लिए, क्योंकि यहां अकेली रहती हूं, हाट नहीं जा सकती, बूढ़ी जो हो गई हूं, और इधर खेत में भी देखना पड़ता है। कोई सामान ला देता है तो उसे से काम चला लेती हूं। ये कुछ आलू पड़े हैं खेतों के, इन्हें भून देती हूं, नमक मिर्च मिलाकर भरता बना दूंगी। कुछ मक्के का आटा है, तुम लोगों के लिए उसकी रोटियां बना देती हूं। हमने कहा, मां जी इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, दूध से ही हमारा काम चल जाएगा। ना, ऐसे कैसे, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, भूखा कैसे सोने दूंगी भला, वे बोली। हमें तो भूख लगी थी, हम मना नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ ही देर में खाना तैयार कर दिया। भरता और मक्के की रोटी खाकर आत्मा तृप्त हो गई। तब हमने उनसे पूछा, मां जी आप पहाड़ी होकर इतनी अच्छी हिंदी कैसे जानती हैं? वो बोली, हिंदी मुझे पहले से आती है, क्योंकि मेरी दादी को हिंदी आती थी। जब वो चली गई तो मैंने हिंदी बोलना बंद कर दिया, लेकिन कोई और भी था जिसने मुझे और अच्छी तरह हिंदी बोलना सिखा दिया, जो सालों पहले तुम्हारी ही तरह बरसात की रात में आया था। तब सावन का महीना था, लेकिन आज तो बेवजह ही बारिश हो रही है। उसने भी उस रात हमारे घर पर दस्तक दी थी और मैंने ही उसके लिए दरवाजा खोला था। तब उसने कहा था, माफ कीजिए, बारिश में भटक गया हूं, रात भर सिर छिपाने की जगह चाहिए। तब मैंने कहा था कि अपने बाबा से पूछकर बताती हूं, वो मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तब सुधीर ने उनसे कहा, क्या हम आपकी और उनकी कहानी जान सकते हैं? वह बोली, तो मेरी कहानी सुनना चाहते हो? तब सुधीर बोला, हां मां जी, ये लेखक है और इसे दूसरों की कहानियां सुनकर ही प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो सुनो मेरी कहानी। वह बोली, वो ऐसी बारिश की तूफानी रात थी, तब किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। तब मैं इस घर में नहीं रहती थी। पहाड़ से नीचे उतरकर हमारा घर हुआ करता था, पत्थरों से बना हुआ। वहां मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में मैं, मेरी 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, मां और बाबा थे। मैं घर में बड़ी थी, तो घर के बाहर के ज्यादातर काम मैं ही किया करती, जैसे कि हाट से सब्जी लाना, राशन लाना, आटा पिसाना। आटा कभी कभी मां घर पर ही पीस लेती थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं बाहर की चक्की से पिसा लाती थी। हां, तो जब हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाबा ने कहा, भला इतनी रात गए इतनी तेज तूफानी बारिश में कौन हो सकता है? तब बाबा ने मुझसे कहा, बेटी झुम्पा, देख तो दरवाजे पर कौन आया है। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नवयुवक ओवरकोट पहने खड़ा था और उसने मुझसे पूछा, जी रात भर सिर छुपाने की जगह चाहिए, बस रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा,
मैं अपने बाबा से पूछकर बताती हूं। मैंने जैसे ही भीतर जाकर बाबा से यह कहा, बाबा कोई परदेशी मालूम पड़ता है, भींगा हुआ है, रात भर सिर छुपाने की जगह चाहता है, चेहरा तो नहीं देख सकी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तब बाबा बोले, अरे अरे, इतना भीगने के बाद बेचारा बीमार ना पड़ जाए, मैं उसे भीतर लेकर आता हूं। तभी मां बोल पड़ी, एक अनजान परदेशी को घर में घुसाओगे, जानते नहीं घर में सयानी बेटियां हैं। फिर बाबा बोले, तू हमेशा गलत क्यों सोचती है झुम्पा की मां, हो सकता है उसे सचमुच मदद की जरूरत हो, तुम नेक दिल हो तो तुम्हें सारी दुनिया नेक दिल दिखाई देती है। मां बोली, ऊपर वाला है ना हमारी रक्षा के लिए, वो सबकी करनी देखता है, मैं उसे भीतर बुला लेता हूं, तू जब तक खाने का कुछ कर ले। बाबा बोले, खाना तो कब का बना लिया मैंने, बस लगाने ही तो जा रही थी। मां बोली, चूल्हा मत बुझाना, शायद कुछ और बनाना पड़ जाए। बाबा बोले, कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।